स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले हम देख चुके थे आपके लक्ष्मीचंद के बारे में। और उसके बाद आता है विजय चंद्र, किस प्रकार विजय चंद्र को जो है उसी के सत्ता के जो रहते थे सुखराम कार्की और पीरू गुसाई मार देते हैं। और उसके बाद किस प्रकार से मेहरा और फरतियाल के बीच में आपसी संघर्ष हो जाता है और मेहरा क्या कर देते हैं, जो है त्रिमल चंद्र को बना देते हैं आपका शासक। और फिर तिमल चंद्र क्या कर देता है, सुखराम कार्की और पीरू गुसाई को किसी प्रकार से अपनी सत्ता से हटा देता है। अब इसके बाद जो है त्रिमल चंद्र का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है आपका बाज बहादुर चंद्र। तो बाज बहादुर चंद्र के बारे में देखते हैं। तो ये सबसे पहले क्या था, ये त्रिमल चंद्र का क्या था, उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल अगर हम देखें तो इसका शासनकाल था 1638 से लेकर के 1677 ईस्वी तक। ठीक है। और ये 50वां क्या था, चंद राजा था। ये एक ऐसा चंद शासक था जो कि एक चरवाहा था। और चरवाहा से ये क्या बना, राजा बना। तो चरवाहा से राजा बनने का एकमात्र चंद्र शासक कौन था, बाज बहादुर चंद। ठीक है। ये भी जो है किसी की अधीनता स्वीकार करता था। ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड पे जो शक्तिशाली था वो था मुगल साम्राज्य। तो ये भी जो है मुगल साम्राज्य की अधीन था। तो ये जो है क्या करता था, उनको जो है इम्प्रेस करने के लिए बाज बहादुर चंद जो है मुगल शाहजहाँ, उस टाइम पीरियड पे शाहजहाँ क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट दिया करता था, जैसे सोना चांदी कस्तूरी जो भी उसके साम्राज्य में होता था। और इसके लिए क्या करता था, वो हर एक परिवार से एक एक रुपये लेता था। ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके मुगल शासकों को। और वहाँ पे जो है गिफ्ट लेके चला जाता था शाहजहाँ के दरबार में। ठीक है। और बदले में शाहजहाँ भी इम्प्रेस हो जाता था। वो क्या, उसने क्या दी, शाहजहाँ ने बाज बहादुर चंद को क्या दी, जमींदार और बहादुर की क्या दी, उपाधि थी। ठीक है। जमींदार और बहादुर की उपाधि किसने दी, शाहजहाँ ने दी। किसको दी, बाज बहादुर चंद की। और उस टाइम पीरियड पे जो है शाहजहाँ बहादुर चंद को एक 84 माल का फरमान देता है। 84 माल क्या होता था, 84 माल जो है एक भूमि हुआ करती थी। ठीक है। 84 माल एक भूमि हुआ करती थी 84 कोस लंबी। ठीक है। 84 कोस लंबी क्या हुआ करती थी, एक भूमि हुआ करती थी। और इससे जो है चंद जो राजा हुआ करते थे उनको प्रति वर्ष 9 लाख की आय जनरेट होती थी इनकी, किनकी, आपके चंद राजाओं की। इससे पहले इसमें कटेरी राजपूतों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था इस 84 माल पर। तो जो है शाहजहाँ जो है इसको 84 माल का फरमान दे देता है, किसको, बहादुर चंद को। ठीक है। और इससे उनको क्या होता था, प्रतिवर्ष 9 लाख की आय जनरेट होती थी। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था मुग़ल दरबारियों को, बाज बहादुर चंद। तो ये जो है उनको इम्प्रेस करने के लिए हर एक परिवार से, अपने साम्राज्य के हर एक परिवार से वो एक एक रुपया लेता था और उसको गिफ्ट देता था, उसको खुश करने के लिए मुग़ल दरबार को। ठीक है। और इसने क्या किया, बाजपुर नगर की स्थापना की। किसने, बाज बहादुर चंद ने। किसकी स्थापना की, बाजपुर नगर की। ठीक है। और जो है बाज बहादुर चंद क्या करता है, गढ़वाल पर, जो गढ़वाल में उस टाइम पे कौन, पवार शासक कर रहे थे। ठीक है। उसने क्या किया, गढ़वाल पर पवार राज्य पर क्या किया, विजय प्राप्त किया, उनसे लड़ा और उनको पराजित किया। और वहाँ गढ़वाल में जो स्थित जो नंदा देवी की मूर्ति थी ना, तो उस नंदा देवी की मूर्ति को वो उसने शिफ्ट कर दिया गढ़वाल से अल्मोड़ा में। वहाँ पे उसने स्थापित कर दिया नंदा देवी की मूर्ति को, जब उसने पवार के शासक को क्या किया, हराया। ठीक है। और विजय के प्रतीक के रूप में ये ले गया नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से लेकर के कहाँ पे स्थापित कर दिया, अल्मोड़ा में। ठीक है। अब वहीं जहाँ जो है बाज बहादुर चंद भी जो है पवार के शासकों से नफरत करता था। तो जो है मुगल साम्राज्य, मुगल जो बादशाह थे वो भी गढ़वाल पर आक्रमण करना चाहते। जो मुगल बादशाह होता है वो जो है गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजता है, सेना की टुकड़ी। किसके नेतृत्व में, खली खुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है। किस टाइम पीरियड पे, 1655 में। तो जब वो गढ़वाल पे आक्रमण के लिए भेजता है तो उसकी मदद भी की थी किसने, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है। किसकी मदद की थी, मुगल बादशाह की मदद की थी। अब जो है बाज बहादुर चंद जो है इसने इसके अलावा कहाँ पे आक्रमण किया, जो है कत्यूरी जहाँ पे राज कर रहे थे, वहाँ के जो राजकुंवर थे, कहाँ पे कर रहे थे वो, मनीलागढ़ में। ठीक है। मनीलागढ़ में वो क्या कर रहे थे, आपके कत्यूरी शासन कर रहा था। तो वहाँ पे भी उसने आक्रमण किया। अब वहाँ पे आक्रमण किया तो कत्यूरी जो है यहाँ से भाग गए। वहाँ से भाग के वो कहाँ चले गए, गढ़वाल के पूर्वी वाले इलाके में। ठीक है। गढ़वाल के कौन से इलाके में गए, पूर्वी वाले इलाके में। वहाँ पे चले गए आपके कत्यूरी। अब वहाँ पे जो है ऑलरेडी थी एक महान
जो थी तिलू रौतेली, ठीक है, उसने वहाँ से उनको खदेड़ दिया, ठीक है, उनके साथ उसके लिए उनको हथियार उठाना पड़ा तिलू रौतेली को। कब? जबकि उस पूर्वी वाले गढ़वाल के पूर्वी वाले भाग पे जो है ये कत्यूरी लोग आते थे, ये कत्यूरी कुंवर क्या करते थे, वहाँ पे लूटपाट मचा के चले जाते थे। तो इसी के लिए जो है तिलू रौतेली को क्या उठाना पड़ा, आपका हथियार उठाना पड़ा और उनसे लड़ना पड़ा, ठीक है। अब इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने और क्या क्या काम किया, इसने जो है उस टाइम पे जो है तिब्बत में उसने तिब्बत पर भी क्या किया, आक्रमण किया। तिब्बत पे उस टाइम पे हुण थे, ठीक है, उसने हुणों को भी क्या किया, परास्त किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब हुण लोग को उसने परास्त किया तो जो आपका जो इम्पोर्टेंट था तिब्बत और भोटिया का जो व्यापार होता था उसको भी उसने सुगम बनाया। किसने? बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। जब उसने हुणों को परास्त किया, इससे जो है तिब्बत और जो भोटिया के जो व्यापार होता था, आपसी व्यापार, और जो उसके अलावा जो मानसरोवर यात्रा होता था उसको भी बाज बहादुर चंद ने आपका सुगम बनाया, ठीक है। और जितनी बाधाएं थी उसको उसने मुक्त किया। इसके अलावा जो मानसरोवर की जो यात्रा करते थे, ठीक है, जो यात्री थे उनके तीर्थ यात्रियों के लिए उसने जो है एक गूढ़ भूमि क्या दी, दान में दी। किसने? बाज बहादुर चंद। अब ये गूढ़ भूमि क्या होती थी? गूढ़ भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जो इसने आपके पुजारियों को दी थी मंदिर के लिए, ठीक है। किसने? बाज बहादुर चंद ने पुजारियों को दी थी इसकी देखभाल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और बाद में उसने क्या करता था, ये इसी गूढ़ भूमि को क्या किया उसने, तीर्थ यात्रियों के लिए दान में दे दी। अब क्या होता है कि जो बाज बहादुर चंद होता है वो जाता है आपकी सोर की यात्रा में, ठीक है। कहाँ जाता है? सोर की यात्रा में। कब जाता है? आपका 1669 में, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले, जो सोर साम्राज्य था वो किसको दहेज में मिलता है, इससे पहले मैंने बताया था। जब बालो कल्याण चंद्र की जो शादी होती है मल्ल वंश के राजा की बहन से होती है तो उसको दहेज स्वरूप क्या मिल जाता है? सोर साम्राज्य मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सोर साम्राज्य होता है चंद के अंडर में आ जाता है। तो उसके बाद क्या करता है कि भारती चंद्र जो है सोर का एक गांव होता है, उर्ग गांव, ठीक है, वो दे देता है आपका सदानंद जोशी को। किसको दे देता है? सदानंद जोशी को, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है वो। और इसकी जानकारी हमको मिलती है वहाँ के ताम्रपत्र से, ठीक है। एक ताम्रपत्र मिला हमको जिसमें कि आपके सदानंद जोशी को कहा गया है, सदानंद जोशी को क्या कहा गया है? उसको बोला गया है लटोला राठ, ठीक है। तो लटोला राठ किसे कहा गया है? सदानंद जोशी को। अब अगर हम देखें उसके टैक्स के बारे में, ठीक है, तो इसने क्या किया, भोटिया और हुणियों, हुण माने तिब्बतियों, इन पे भी एक कर लगाया उसने, सिरती कर, ठीक है। किसने? बाज बहादुर चंद ने। किस पे लगाया कर? भोटिया और तिब्बतियों पर, सिरती नामक कर। और एकमात्र एक ऐसा चंद शासक जिसने कि कुमाऊं में क्या लगा, जजिया कर, ठीक है। जजिया कर क्या होता था? एक ऐसा टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, ठीक है, नॉन मुस्लिम पे क्या लगता था, जजिया कर। और एक ऐसा चंद शासक जिसने कि कुमाऊं पर भी क्या लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है। और इसके अलावा इसने एक व्यक्ति कर भी लगाता था जिसको पोल टैक्स बोलते थे, पोल टैक्स भी इसने लगाया। जजिया कर के समान ही होता था ये पोल टैक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या क्या चीज़ें बनाई। अब अगर हम देखें इसने जो है आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में इसने एक हथिया देवाल, ठीक है, एक हथिया देवाल बनाया बाज बहादुर चंद में। तो क्वेश्चन में आ सकता है एक हथिया देवाल किसने बनाया, कहाँ पे बनाया? तो एक हथिया देवाल जो बनाया बाज बहादुर चंद ने बनाया। कहाँ पे? पिथौरागढ़ के थल में, ठीक है, पिथौरागढ़ के थल में क्या बनाया? एक हथिया देवाल, जो कि किसके समान था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर के समान था एक हथिया देवाल, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या क्या किया? इसने जो है एक घोड़ा खाल में क्या बनाया? गोलू देवता का मंदिर बनाया, ठीक है। घोड़ा खाल में क्या बनाया? गोलू देवता का मंदिर। किसने? बाज बहादुर चंद ने। इसके अलावा इसने एक शिव मंदिर भी बनाया, ठीक है, शिव मंदिर भी बनाया इसने। बाज बहादुर का चंद का जो एक चित्र है वो जो है न्यूयॉर्क के संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद का क्या रखा गया? एक चित्र कहाँ पे? न्यूयॉर्क के संग्रहालय, ठीक है। अब जब बाज बहादुर चंद अपना राज कर रहा था उसी के टाइम पीरियड पे जो है उसका कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं डोडी का जो राजा था वो कौन था? देवपाल। कौन था? देवपाल। तो बाज बहादुर चंद क्या करता था? आपका मुगल दरबारियों की क्या करता था? कॉपी करता था, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे जैसे उनके कर्मचारी होते थे उनके काम के हिसाब से उनको नाम दिया जाता था। जैसे कि पनेरू बोलते थे पानी भरने वाले को, ठीक है, उसने कॉपी की आपके मुगल दरबारियों की। और वैसे ही जैसे कि मडपाल बोलते थे जो मंदिर की देखभाल करता था, ठीक है,
और जो राज दरबारियों को उठाता था उसको बोलते थे आपके हरबोला। क्या बोलते थे? हरबोला। तो जो है इसने मुगल दरबारियों के अनुसार जो है अपने साम्राज्य को ढालने की, अपने राज्य को ढालने की कोशिश। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके जो बाज बहादुर चंद, जब मृत्यु हो जाती है तो उसका भी उत्तराधिकारी आता है उद्योग चंद। ये बैठता है आपके गद्दी में। इसका शासनकाल रहा 1678 से लेकर के 1698 तक। ठीक है। अब इतिहासकार मानते हैं कि ये क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा तपस्वी शासक था। ठीक है। जब ये मतलब छोटा था, इसको एक बीमारी थी, धाई माता की बीमारी। ठीक है। धाई माता की बीमारी थी इसके इलाज के लिए एक राज्य वैद्य था जिसका नाम था वरदेव जोशी। ठीक है। अब जब उद्योग चंद होता था, इसके सेनापति कौन कौन से थे? इसका सेनापति था, एक तो था इसका सेनापति हीरू, कौन सा था इसका? हीरू देवबा। ठीक है। और एक था आपका शिरोमणि जोशी। शिरोमणि जोशी को बोला जाता था सोर का नेगी। क्या बोला जाता था? सोर का नेगी। ठीक है। और एक और सेनापति था जो कि मारा जाता है आपका बाद में, मेसूसा। ठीक है। मेसूसा जो है बदारगढ़ के युद्ध में, उसका सेनापति बाद में मारा जाता है। ठीक है। बद्रीदत्त पांडे साहब का भी मानना है कि जो है उद्योगचंद क्या था, सबसे ज़्यादा प्रतापी चंद शासक था। ठीक है। अब ये क्या करता है, जिस टाइम पीरियड पे ये शासन कर रहा था उसी टाइम पे जो है मेदिनी शाह, कौन? मेदिनी शाह जो है आक्रमण कर देता है आपका दूनागरी और द्वाराहाट वाले इलाके में। ठीक है। अब ये भी जो है कुछ आक्रमण करता है, जैसे कि इसने जो है आक्रमण किया आपका बदानगढ़ में। ठीक है। बदानगढ़ में, और इसको विजित कर देता है। ये कब? 1678 में। ठीक है। कौन? उद्योगचंद। ठीक है। और इसी युद्ध में जो है इसका जो सेनापति रहता था मेसूसा, वो मारा जाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है स्थायी सैनिक छावनियाँ बनाता है। कौन? उद्योगचंद। क्या बनाता है? स्थायी सैनिक छावनियाँ। ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे एक मराठा कवि भी आया था आपका इसके राज दरबार में। मराठा राज कवि था जिसका नाम था आपका मतीराम। ठीक है। मतीराम इसके दरबार में आया था। ठीक है। और इसी ने लिखी थी फूल मंजरी। ठीक है। फूल मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? जो मराठा से आया हुआ राजकवि मतीराम। ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे? उद्योगचंद के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है। अब इसके टाइम पीरियड पे जो है जो रुद्रपुर वाला क्षेत्र था उसको तराई भाबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तराई भाबर वाला क्षेत्र। ठीक है। और इसने कोटा भाबर में इसने आम के बगीचे भी लगाए थे। क्या लगाए थे? आम के बगीचे। ठीक है। और इसने क्या क्या बनवाया? इसने जो है मंदिर बनवाया आपके। इसने एक तो बनाया आपका तल्ला महल और रंग महल, ये दो चीज़ ने बनाई। इसके अलावा जो है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया और पार्वतीश्वर मंदिर भी बनाया इसने। कहाँ पे? ये है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है। ये मंदिर इसने अल्मोड़ा में बनवाया। ठीक है। और इसके टाइम पे जो सीरा वाला क्षेत्र था उसको वल्ली डोटी कहा जाता था। ठीक है। सीरा वाला क्षेत्र था ना जो मैंने बताया था इससे पहले, तो सीरा में उस टाइम सीरा को बोलते थे वो वल्ली डोटी। और वहाँ का जो शासन कर रहा था, वहाँ का जो सीकदार था वो था गंगाराम। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों आपका उद्योगचंद का डोटी अभियान। ठीक है। उद्योगचंद का डोटी अभियान, तो जो है इससे पहले डोटी अभियान किसने किया था, किसने विजित किया था? बताया था मैंने इससे पहले की वीडियो में। तो दोस्तों जो ये था डोटी अभियान, ये जो है उद्योगचंद से पहले किया था भारती चंद ने। ठीक है। अब ये दूसरा एक ऐसा चंद शासक था जिसने कि डोटी पर क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है। और आक्रमण के साथ साथ इसने उस क्षेत्र को विजित भी किया था, यानी विजय भी इसने पाई थी। ठीक है। कब? 1682 में। ठीक है। डोटी पर उसने आक्रमण किया और उसको विजय भी पा ली। उसके बाद वो चला गया स्नान करने सीधा प्रयाग। ठीक है। प्रयाग गया, वहाँ पे रघुनाथपुर घाट पर उसने क्या किया? स्नान किया। जब तक यहाँ स्नान कर रहा था तब तक पीछे से जो है आपके फिर से आ जाता है डोडी का राजा देवपाल। ठीक है। अभी वो तो उद्योगचंद जो आपके स्नान करने चला गया प्रयाग में, उधर से जो है फिर से डोडी के राजा देवपाल ने क्या कर लिया? काली कुमाऊं पर क्या कर लिया? आपका आक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया उसने। ठीक है। हालांकि बाद में जो है उद्योगचंद को जब पता चलता है वो उसको फिर से परास्त कर देता है। ठीक है। अब जो नेपाल की थी 2 राजधानियाँ,
ठीक है। नेपाल की कौन सी थी? 2 राजधानियाँ थी। एक थी आपकी ग्रीष्मकालीन और एक थी आपकी शीतकालीन। ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो थी अजमेरगढ़। ठीक है। कहाँ थी? अजमेरगढ़। इसको भी जो है आपका उद्योगचन ने इस पे भी अधिकार कर लिया। किस पे? उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी नेपाल की अजमेरगढ़। और जो है शीतकालीन जो है इस वाले जब वो इस पे आपका आक्रमण करता है तो इसमें इसका जो प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण सेनापति था हीरू देवबा मारा जाता है इस वाले युद्ध में। ठीक है। अब वो इतना बहादुर था, वो उसकी बहादुरी से इतना इम्प्रेस था कि इसके जो जितने भी वंशज होते हैं उसको जो है वो लगभग 8 गांव उनको दे देता है, इनके वंशजों को। ठीक है। कौन? आपका उद्योगचन। ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, जो उद्योगचन होता है वो जो है नेपाल की 2 राजधानियाँ थी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, जहाँ पे कि वो आक्रमण करता है और उसको विजित भी कर देता है, लेकिन इसमें उसका जो एक प्रथम सेनापति होता था हीरू देवबा वो मारा जाता है। इसकी बहादुरी को देख करके इसके वंशजों को वो जो है 8 गाँव दे देता है गिफ्ट में। ठीक है। अब इसकी जो है शीतकालीन राजधानी जो मैंने बताई, शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल कोट। इस पे भी ये बहुत बार आक्रमण करता है और विजित भी करता है। कौन? उद्योगचन। ठीक है। बहुत बार इस पे आक्रमण भी करता है और इसको विजित भी करता था। ये जुराइल जो दीपाइल कोट थी, ये सेटी नदी के किनारे था। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसके बाद जो है इस पे भी वो विजिट करने लग जाता है, और जब ये इस पे अधिकार जमा लेता था तो यहाँ के जो राजा इसको क्या देते थे? टैक्स देते थे। ठीक है। टैक्स देते थे। अब इसके बाद ये और जगह पे भी क्या करता है? आपके अधिकार जमा लेता है, जैसे कि खैरागढ़ पे भी ये अधिकार जमा लेता है। और वहाँ पे जो शासन कर रहा था आपका देवपाल, उसके साथ भी इसकी संधि होने लग जाती है। ठीक है। अब वो भी इसको आपके उद्योगजन को टैक्स देने लग जाता है, तो बहुत सारे राज्यों को ये विजिट भी करता है। एक टाइम पीरियड बाद जो है इसकी जो शीतकालीन राजधानी होती है आपके जुराइल वाला, तो वहाँ पे उसका जो राजा होता है उसको टैक्स देने के लिए मना कर देता है। किसको? जो डोडी का राजा होता है ना, वो उद्योगचन को टैक्स देने के लिए मना कर देता है। ठीक है। अब मना कर देता है तो ये फिर से जो है उसके साथ युद्ध करने लग जाता है। तो युद्ध करता है तो इसमें उसका एक और जो महत्वपूर्ण और अंतिम मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सेनापति रहता था, शिरोमणि जोशी। ठीक है। शिरोमणि जोशी इसमें मारा जाता है और इसमें चंदों की बुरी तरीके से क्या होती है? हार होती है। ठीक है। जो आपका जो युद्ध होता है जुराइल दीपाइल कोट पर चंदों और किसके बाद में डोडी के राजा के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। कब? 1696 में। तो इसमें जो है उद्योगचन की हार हो जाती है, इसका सेनापति भी मारा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये वचन लेता है कि ये कभी भी क्या नहीं करेगा? युद्ध नहीं करेगा। कौन? आपका उद्योगचन। और ये शांति की तलाश में चला जाता है। उसका कार्यकाल यहीं पे समाप्त। तो अब हम देखते हैं आपका जो नेक्स्ट शासक आता है ज्ञानचंद्र द्वितीय। ठीक है। ज्ञानचंद्र सेकंड, जो कि किसका पुत्र होता है? आपका किसका पुत्र होता है? उद्योगचंद का। ठीक है। इसका शासनकाल रहा दोस्तों, इसका शासनकाल था 1698 से 1708, 1708 तक। ये भी जो है बदानगढ़ पर इस पर विजय प्राप्त करता है। कब? 1699 में। ठीक है। अब जब ये इस पे आक्रमण करता है तो यहाँ की जो है नंदा देवी जो रहती है, उनकी प्रतिमा को, नंदा देवी की प्रतिमा को वो जो है वहाँ से ले जा करके फिर से अल्मोड़ा में क्या कर देते हैं? आपके प्रतिस्थापित कर देता है। कौन? ज्ञानचंद्र द्वितीय। ठीक है। ज्ञानचंद्र फर्स्ट और सेकंड बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट वाला भी था, तो सेकंड बोलेंगे तो उसका जो है आपको वो नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो मैं ज्ञानचंद्र सेकंड के बारे में बता रही हूँ। इसने जो है आपका फतेह शाह के साथ, ठीक है, फतेह शाह के साथ क्या किया था? आपका युद्ध किया था। फतेह शाह कौन था? गढ़वाल का राजा था। ठीक है। गढ़वाल का राजा था और उसके साथ उसने युद्ध किया था। ठीक है। इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसको बोला जाता है दुधौली का युद्ध। ठीक है। दुधौली का युद्ध जो हुआ था आपका 1703 में। किसके पिता की हार होती है? इसके पिता यानी उद्योगचंद। किससे हार होती है? डोडी के राजा से। तो उसको बदला लेना था। ठीक है। तो फिर से बदला लेने के लिए चला जाता है 1704 में। 1704 में चला जाता है कहाँ? डोडी अभियान पर। ठीक है। अपने पिता का बदला लेने के लिए। अब उनके बीच में युद्ध तो होता है। कहाँ पे? कुमाऊं की सीमा में। कुमाऊं की सीमा पे डोडी के राजा और ज्ञानचंद्र द्वितीय
के बीच में क्या होता है, आपका युद्ध होता है। और उस समय जो है कुमाऊं वाली सीमा पे मलेरिया की बीमारी फैल रखी थी। ठीक है, अब मलेरिया की बीमारी फैली रहती है तो क्या होता है कि उसको देख करके जो है वो डर जाता है, डोडी नरेश भाग जाता है वहाँ से। ठीक है, डोडी नरेश क्या हो जाता है, भाग जाता है वहाँ से, भाग जाता है। और उसके सैनिकों को हो जाता है मलेरिया, सैनिकों को क्या हो जाता है, मलेरिया। ठीक है, अब वो भाग गया तो ऑब्वियसली ज्ञानचंद्र जीत जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ज्ञानचंद्र जो है कत्यूर घाटी में ये बनाता है बद्रीनाथ मंदिर। क्या बनाता है, बद्रीनाथ मंदिर बनाता है। ठीक है, और तराई भाबर वाला क्षेत्र जो मैंने बोला था, रुद्रपुर वाला जो जगह था उसको क्या बोला जाता था, तराई भाबर। तो उस क्षेत्र में वो लगाता है आम के बगीचे। ठीक है, और जो सोर और सीरा वाला क्षेत्र था, ठीक है, सोर और सीरा वहाँ पे वो मंदिर बनाता है। क्या बनाता है, मंदिर। और इन मंदिरों को बोला जाता था देवल। क्या बोला जाता था, देवल। तो ये था आपके किसके बारे में, ज्ञानचंद्र द्वितीय के बारे। अब हम देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट शासक था वो था आपका जगत चंद के बारे में। ठीक है, इसके टाइम पीरियड को बोला गया था कुमाऊं का स्वर्णकाल। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस चंद्रवंश के शासक को कहा जाता है, तो जगत चंद के। इसका टाइम पीरियड था अब दोस्तों 1708 से लेकर के 1720 ईस्वी तक का। ठीक है, अब इसका स्वर्ण काल था, यानी कि इसके टाइम पे इसके टाइम पीरियड पे जो है आपका समृद्ध राज्य हुआ करता था। तो इसको जो है तराई भाबर वाले क्षेत्र से इसको लगभग 9 लाख की आय इसकी जनरेट होती थी। किसकी, जगत चंद के टाइम पे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या रहा होगा, कुमाऊं का स्वर्ण काल रहा होगा। और ये अच्छा भी था, ये जो है प्रजा का हितैषी था। क्या था, प्रजा का हितैषी था। कौन, आपका जगत चंद। तो इसके टाइम पीरियड पे जो है बीच में जो है गढ़वाल के जो सेना थे, गढ़वाल के जो शासक थे वो बीच में आक्रमण कर लिया करते थे। जैसे कि आपके लोहाबागढ़ और बधानगढ़, यहाँ पे जो है गढ़वाल की जो सेना थी वो आक्रमण करती रहती थी। हालांकि ये जो है भगा देता है उनकी सेना को। और जो है इसके बाद जो है श्रीनगर में युद्ध भी होता है आपका, जिसके जगत चंद और फतेह शाह के बीच में। ठीक है, फतेह शाह के बीच में। ठीक है, इसमें जो है ये भाग जाता है बाद में फतेह शाह। ठीक है, और श्रीनगर में इसको मिल जाता है जगत चंद को। बाद में ये किसी ब्राह्मण को दान दे देता है श्रीनगर। ठीक है, इसके अलावा बीच में फतेह शाह जो है आपके कत्यूरी घाटी पर भी आक्रमण करता है। कौन, फतेह शाह। ठीक है, अब वहाँ का जो भी बैजनाथ मंदिर का जो भी लूटपाट कर देता था, वो जो भी चीज़ें रहती थी, और फिर वो बद्रीनाथ मंदिर में उसको दान दे देता था। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर में क्या देता था, भेंट चढ़ा देता था। कौन, फतेह शाह। ठीक है, और इसने क्या क्या किया था, ये भी मुगल शासक के क्या था, अधीन था। मुगल बादशाह के क्या था, ये अधीन था। और उसको ये कीमती चीज़ें भेंट करता था, कीमती वस्तुएं भेंट करता था। कौन, आपका जगत चंद। ठीक है, और वापस में मुगल शासक भी उसको अभयदान दिया करते थे। जगत चंद ने जुआरियों पे लगाया था आपका टैक्स। ठीक है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1720 में। किसकी, जगत चंद की। उसको हो जाता है आपका चेचक। ठीक है, जगत चंद के बारे में हमको इतना ही देखना है कि इसका टाइम पीरियड क्या था, एक कुमाऊं का स्वर्ण काल था। ठीक है, इसके टाइम पीरियड पे जो है आपके गढ़वाल के शासक आपके युद्ध करते हैं। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, देवी चंद। ठीक है, देवी चंद होता है। ठीक है, 1720 से लेकर के 1726 तक का इसका क्या रहता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी इन द सेंस इसको बनना था विक्रमादित्य। इसको क्या बनना था, विक्रमादित्य। और इसके चक्कर में अपना सारा का सारा जितना भी धन इसको मिला हुआ होता है वो सब के सब जो है आपका वो कर देता है, उसको वेस्ट कर देता है। ठीक है, अब इसको कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता था। कुमाऊं का विक्रमादित्य, बस उसको सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, तसल्ली देने के लिए। ठीक है, बट ये बना नहीं ऐसे कोई कुमाऊं का विक्रमादित्य, ये कोई विक्रमादित्य बना नहीं, बट इसने इसके चक्कर में बहुत सारा पैसा जरूर वेस्ट कर दिया। किसने, देवी चंद ने। ठीक है, और जहाँ पे शासक जो है इतना ज़्यादा
लालसा रखते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली जो है अवनति काल का आना ही निश्चित है। ठीक है, इसको बोला जाता है कुमाऊँ का तुगलक। कुमाऊँ का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता था। किसको? देवी चंद को। ठीक है, देवी चंद को। ठीक है, अब जो है श्रीनगर पे भी इसको विजिट करने का प्रयास ही करता है, लेकिन ये असफल हो जाता है। ठीक है, अब जो है एक जगह का एक पहाड़ी को विजिट करता है, उसका नाम रखता है फतेहपुर। ठीक है, एक पहाड़ी को विजिट कर देता है, उसका नाम रखता है वो क्या? फतेहपुर। ठीक है, इसका जो सेनापति था देवी चंद का, इसका सेनापति था दाऊद खान था। ठीक है, इसका सेनापति। ठीक है, अब क्योंकि ये कमजोर शासक था, उतना अच्छा शासक नहीं था, तो उसके ही दरबारी जो हुआ करते थे, बिष्ट दरबारियों ने देवी चंद की क्या करवा दी? हत्या करा दी। ठीक है, हत्या करा दी और करवा देते हैं वहाँ के जो बिष्ट दरबारी होते हैं, बिष्ट दरबारी। ठीक है, उनमें से भी जो है एक माणिक बिष्ट और उसका जो पुत्र था पूरनमल, ये दोनों मिलके जो है देवी चंद की क्या करवा देते हैं? हत्या करवा देते हैं। ठीक है, अब इसका पतन काल तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। इसके बाद देवी चंद के बाद आते हैं कई सारे राजा देवी चंद, लेकिन वो सारे के सारे अयोग्य थे। इसके बाद आता है अजीत चंद। ठीक है, अजीत चंद के बाद आता है कल्याण चंद। ठीक है, इसके बाद आता है दीप चंद। इसके बाद आता है मोहन चंद, प्रद्युम्न चंद्र। ठीक है, और शिव चंद, और जो लास्ट रहता है आपका महेंद्र चंद। ठीक है, ये जो है आपका सारे के सारे अयोग्य शासक हुआ करते थे। ठीक है, और जैसे कि ऑब्वियसली आपके जो इसके बाद जो है आपका चंद का जो है क्या होने लग जाता है? पतन होने लग जाता है। एक और शासक आपका आता है कल्याण चंद्र चतुर्थ। कल्याण चंद्र चतुर्थ आता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें, इसका जो शासन काल था आपका 1730 से लेकर के आपका 1747 तक था। किसका? कल्याण चंद्र चतुर्थ का टाइम। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड पे जो है रुहेलों ने क्या कर दिया? आपका आक्रमण कर दिया। रुहेलों का आक्रमण किस टाइम पीरियड पे हुआ? कल्याण चंद्र चतुर्थ के टाइम पीरियड पे। ठीक है, और जो है इसका जो सरदार था, रुहेलों का जो सरदार था वो कौन था? अली मोहम्मद खान। कौन था? अली मोहम्मद खान। ठीक है, इसने क्या कर लिया? आपके कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हालांकि इसके टाइम पीरियड पे जो है इसकी जो मदद की थी वो गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह ने भी की थी। ठीक है, प्रदीप शाह ने इसकी मदद की थी रुहेलों के आक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है, और ये भी जो है ऑब्वियसली मुगल बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए उस टाइम पीरियड पे तो कौन था? मुगल बादशाह रंगीला था। ठीक है, रंगीला था, उसको जो है भेंट दिया उसने। ठीक है, और उसको भेंट देने के लिए भी खुद उसने ऋण लिया था। कहाँ से? जो जागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर से ऋण लेके गिफ्ट दे दिया आपको जो मुगल बादशाह था रंगीला को। ठीक है, तो इसने जो है अल्मोड़ा में इसने बनाया चौमहला महल बनाया इसने। ठीक है, और अपनी राजधानी को ये बोलता था राजबूंगा। ठीक है, कौन? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कल्याण चंद्र चतुर्थ के बारे में। ठीक है, अब इसके अलावा इसके टाइम पीरियड पे एक लेखक हुआ करता था बलिराम चौधरी। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड पे जो है एक अवध का नवाब हुआ करता था मंसूर अली खां। इसने भी जो है आपके तराई वाला क्षेत्र है ना, उस पर क्या किया था? उसने आक्रमण कर लिया था। तो इसके टाइम पीरियड पे काफी सारे आक्रमण हुए। ठीक है, और इसका एक बुक लिखी गई थी इसके ऊपर, ये था कल्याण चंद्रोदयम। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इसका जो लेखक था वो कवि शिव था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कल्याण चंद्रोदयम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कवि शिव थे। ठीक है, जो कि इसका क्या था? एक राज कवि था। क्या था? कल्याण चंद्र चतुर्थ का क्या था? एक राज कवि था। और लास्ट पीरियड के टाइम पे जो है इसका भी क्या हो गया? इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद इनका अवनति का दौर तो शुरू ही हो गया। तो उत्तराधिकारी के तौर पे हम देखें
तो जो कल्याण चंद्र चतुर्थ था, ठीक है, इसके बाद इसकी मृत्यु के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी बनता है दीपचंद, ठीक है। दीपचंद बैठता है आपका कुमाऊं की गद्दी पर, कब? 1748 में, ठीक है। और इसी के कार्यकाल के दौरान होता है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है, जो कि होता है आपका कब? जो कि होता है आपका 1761 में। और क्योंकि जो है दीपचंद्र क्या था, मुगल के अधीन था, उसकी सहायता कर रहा था, उसने अपनी सेना की टुकड़ी भी भेजी थी मराठाओं के विरुद्ध, ठीक है, सेना की टुकड़ी भेजी थी उसने मुगलों की तरफ से, ठीक है, मराठाओं के खिलाफ, ठीक है। अब हम देखें जो है इसका जो कल्याण चंद्र चतुर्थ का एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है। कल्याण चंद्र चतुर्थ का क्या था? एक सेनापति हुआ करता था, शिवदेव जोशी, ठीक है, शिवदेव जोशी। तो जो है एक युद्ध होता है तामा ढोंड का युद्ध होता है आपका कब? 1758 में। शिवदेव जोशी, ठीक है, शिवदेव जोशी और एक गढ़वाल का सेनापति हुआ करता था नरपति गुलेरिया, इनके मध्य जो तामा ढोंड का जो युद्ध होता है 1755 में शिवदेव जोशी और नरपति गुलेरिया के मध्य में होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो शिवदेव जोशी होता है वो मारा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता था, कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति हुआ करता था। अब इसकी तो मृत्यु हो गई। अब जो है जो दीपचंद होता है, दीपचंद जो है आपका नया हर्षदेव जोशी को बनाता है अपना सेनापति, हर्षदेव जोशी को, ठीक है। अब इसी के टाइम पीरियड पे जो है इसका एक भाई भी हुआ करता था दीपचंद का, मोहनचंद। ये क्या करता है आपका, इसकी जो गद्दी होती है दीपचंद की हड़प लेता है गलती से, ठीक है, षड्यंत्र रच करके, ठीक है। और जो इसका सेनापति होता है इसको ये बंदी बना देता है, कौन? मोहनचंद्र, इसका भाई, ठीक है। लेकिन ये बच निकल जाता है, कौन? हर्षदेव जोशी किसी तरीके से आपके निकल जाता है और वो पहुंचता है सीधा आपके गढ़वाल, कौन? हर्षदेव जोशी। उस टाइम पे जो है गढ़वाल का जो शासक था वो था ललित शाह, ठीक है। अब ये जो हर्षदेव जोशी है ये गढ़वाल पहुंचता है ललित शाह के पास और उसको बोलता है भाई जो है हमारे कुमाऊं में जाओ और आक्रमण करो। उसको कुमाऊं में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, कौन? हर्षदेव जोशी, ठीक है। अब फिर अगर आक्रमण करने के लिए बोलता है तो फिर से अब युद्ध होगा आपका, उसको बोलते हैं बगवाली पोखर का युद्ध, बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है। ये होता है 1779, ठीक है। किसके बीच में? ललित शाह, इसकी सेना, और मोहनचंद जो उसका भाई रहता है, किसका? दीपचंद का, इनके बीच में युद्ध होता है। अब इसमें जो है ये भाग जाता है, ठीक है, ये भाग जाता है और भागकर सीधा पहुंचता है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ पहुंचता है। अब जो है ललित शाह, अब ये ललित शाह क्या करता है? ललित शाह इसका पुत्र था, इसके 3 पुत्र थे, ठीक है। अब इसमें से जो एक पुत्र रहता है प्रद्युम्न शाह, इसको बोलता है, इसको कुमाऊं की गद्दी मिल जाती है, क्योंकि जो वो था वो तो भाग जाता है, अब कुमाऊं की गद्दी इसको मिल जाती है, ठीक है। और जो हर्षदेव जोशी जो रहता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, ठीक है, कौन? ललित शाह। अब अगर हम देखें जो प्रद्युम्न शाह एक ऐसा एकमात्र शासक था 1779 से लेकर के 1786 प्रद्युम्न शाह बैठता है गद्दी पे, ठीक है, कुमाऊं की गद्दी पे, और खुद को बोलता है कि वो जो है आपका किसका दत्तक पुत्र है? दीपचंद्र का क्या बोलता है? खुद को घोषित करता है कि वो उसका क्या है? दत्तक पुत्र है, ठीक है, कौन? प्रद्युम्न शाह, ठीक है। अब क्या होता है ये एक ऐसा शासक था जो कि 1786 में जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर ही आपका क्या करता है, ये दोनों ही जो थे गढ़वाल और कुमाऊं वाला राज्य जो क्षेत्र था, ये दोनों के दोनों प्रद्युम्न के अधीन हो जाते हैं, गढ़वाल प्लस कुमाऊं,
ठीक है, दोनों पर ही शासन किसने किया? प्रद्युम्न शाह ने, कुछ टाइम पीरियड तक। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो वहाँ पे शासन करा था श्रीनगर में जो शासन कर रहा था वो जयकृत शाह था। ठीक है, उसका ही भाई था, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है दोनों का दोनों ही जो क्षेत्र होता है वो उसमें जो है प्रद्युम्न शाह क्या करने लग जाता है? आपका शासन करने लग जाता है। ठीक है, और जो उसका प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? हर्षदेव ओले, हर्षदेव जोशी। ठीक है, अब ये हर्षदेव जोशी को बोलता है कि भाई तुम जाओ, तुम कुमाऊं की देखभाल करो। ठीक है, कुमाऊं का शासन तुम करो, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, और खुद जो है श्रीनगर की गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, अब इसका फायदा कौन उठाता है? मोहनचंद, जो कि भागा हुआ रहता है कहाँ पे? लखनऊ में। अभी देखता है भाई गद्दी तो खाली है, ये फिर से क्या करने लग जाता है? कुमाऊं का राजा बन जाता है। सेकंड टाइम जो है ये राजा बन जाता है कुमाऊं का। कौन? मोहन जोशी, क्योंकि ये देखता है, फायदा उठाता है और सेकंड टाइम बन जाता है। तो जो 2 बार जो कुमाऊं का शासन बनता है वो 2 बार कौन बनता है? मोहन चंद्र कुमाऊं का शासक बनता है। ठीक है, अब ये देख के जो है हर्षदेव जोशी को आता है गुस्सा। ठीक है, हर्षदेव जोशी क्या करता है? फिर से अपनी एक सेना तैयार करता है और फिर इनके बीच में होता है पाली गांव का युद्ध। क्या होता है? पाली गांव का युद्ध। किसके बीच में? मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच में, 1786 में। ठीक है, अब इसमें हार हो जाती है आपकी मोहनचंद की। मोहनचंद्र हार जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? खुद गद्दी पर न बैठ करके हर्षदेव जो जोशी होता है, ठीक है, वो खुद गद्दी पर न बैठ करके जो है वो बैठाता है शिवचंद को क्या बनाता है? वो शासक बनाता है। ठीक है, ये रहता है 61 वाला शासक रहता है। ठीक है, कौन? शिवचंद। इसको बोला जाता है मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है। मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है? शिवचंद को। ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब इसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। जो मोहनचंद का भाई होता है, मोहनचंद का भाई होता है लाल सिंह। ठीक है, ये क्या करता है? अब सीधा जाता है रामपुर, वहाँ के नवाब से वो सहायता लेता है कि भाई मुझे कुमाऊं की गद्दी। जो है लाल सिंह क्या करता है? मोहनचंद्र के पुत्र, ठीक है, मोहनचंद्र का पुत्र रहता है महेंद्र चंद्र। क्योंकि ये सहायता मांगता है इससे, तो इसको उसकी गद्दी मिल जाती है। तो ये मोहनचंद्र के पुत्र महेंद्र चंद्र को बैठा देता है गद्दी पे और खुद बन जाता है उसका प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो है आप देखें जो अंतिम शासक रहता है वो 62 वहाँ रहता है, महेंद्र चंद। ठीक है, हालांकि अगर हम देखें मोहनचंद बना था आपका 2 बार। ठीक है, मोहनचंद बना था 2 बार, अगर इसको एक ही बार काउंट करें तो 61 वहाँ बनता है महेंद्र चंद। ठीक है, अब जो है हर्षदेव जोशी क्या करता है? अब इसको देखकर हर्षदेव, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगा ही रहता है, कभी कोई किसी की गद्दी छीनता है, कभी कोई किसी की गद्दी छीनता है। अब इसमें बाद जब जो है आपका अंतिम शासक जो महेंद्र चंद बन जाता है, अब हर्षदेव जोशी क्या करता है? आपके गोरखा शासक के पास जाता है और वहाँ का जो रहता है बहादुर शाह, इसको बोलता है कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इसको बोलता है आप कुमाऊं पर क्या करो? आक्रमण करो। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है अब एक युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध होने लग जाता है। एक होता है हवालबाग का युद्ध होता है आपका 1790 में। ठीक है, अब इसी युद्ध में जो है जो महेंद्र चंद रहता है ये मारा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है 1 फरवरी 1790 में, ठीक है, अब जिसमें कि वो मारा जाता है, उसके बाद जो है अल्मोड़ा पर किसका हो जाता है? गोरखों का कब्जा हो जाता है अल्मोड़ा पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन आएगी। फिर जो है हम कुछ देख लेते हैं, एक और जो शासक थे हम देखते हैं थोड़ी बहुत बातें आपके उसके बारे में। शिव देव जो जोशी था, जो कल्याण चंद्र आपके चतुर्थ का क्या था? सेनापति था। ठीक है, शिवदेव जोशी को कहा जाता था कुमाऊं का कौटिल्य। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है कुमाऊं का कौटिल्य किसे कहा जाता था? कुमाऊं का कौटिल्य कहा जाता था शिवदेव जोशी को। इसी के साथ इसको कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता था। ठीक है, कुमाऊं का कौटिल्य, कुमाऊं का शिवाजी। ठीक है, और ये क्या था? कल्याण चंद्र चतुर्थ का क्या था? सेनापति था। जब रोहिला आक्रमण हुआ था, रोहिला आक्रमण के टाइम पे इसने बहुत डट कर सामना किया था। किसने? शिवदेव जोशी ने। ठीक है,
और जो कल्याण चंद्र था इसने इसको जो है इसको बख्शी की उपाधि दी थी, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो दीपचंद्र था वो नाम बख्शी किसको बनाता है, हर्षदेव जोशी के बारे में, ठीक है। अब इसको जो है कुमाऊं का बैरम खां भी बोलते थे, कुमाऊं का बैरम खां, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देख दिया शिवदेव जोशी के बारे में। हम थोड़ा बहुत हर्षदेव जोशी के बारे में भी देख लेते हैं। हर्षदेव जोशी, जिसको कि आपका दीपचंद्र अपना सेना जो अपना नेक्स्ट बख्शी उसको घोषित करता है हर्षदेव जोशी को, ठीक हो। इसको जो है हरकदेव जोशी भी कहा जाता था, हरकदेव जोशी। इसको बोला जाता था कुमाऊं का किंग मेकर, ठीक है, क्योंकि ये किंग बनाने पे लगा रहता था, ठीक है, कभी किसी को, ठीक है। इसको जो है इसने जो है हर्षदेव जोशी ने ऑलमोस्ट 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया। किसने? हर्षदेव जोशी में, ठीक है। और अगर हम देखें राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया, हर्षदेव जोशी को दे दी आपकी विभीषण की संज्ञा दे दी। ऑब्वियसली क्यों दी होगी, क्योंकि जो है इसने ही वहाँ गया, वो गोरखों को कर दिया आमंत्रित कि आप आओ कुमाऊं पर आक्रमण करो, ठीक है। तो ये तो था आपका हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी के बारे में। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे चंद काल के कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं।